अम्ल और क्षार पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि यदि हम अम्ल और क्षार को पहचानना चाहें तो कैसे पहचान सकते हैं। तो हमने देखा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। यदि हम देखें तो कुछ ऐसे अम्ल और क्षार भी होते हैं जो कि छकने पर हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हमारे पास सूचक होते हैं। क्या होते हैं? सूचक होते हैं जो कि हमें सूचना पहुंचाते हैं कि अम्ल हैं या फिर क्षार। तो देखिए, जो सूचक होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना प्राकृतिक सूचक, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक, जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया गया है। कैसे सूचक? जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया गया है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। और तीसरा सूचक आता है अपने पास गंधीय सूचक। तो इस प्रकार से सूचक जो होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, सूचक क्या होते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन क्या होता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? अपना विलयन कहलाता है। तो देखिए, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। और जो सूचक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा है अपने पास गंधीय सूचक। तो आइए देखते हम अपना पहला सूचक, प्राकृतिक सूचक। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें कैसे सूचक कहा जाता है? प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। कैसा सूचक कहा जाता है? प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जैसे हमने देखा कि लिटमस जो होता है अपना, वो कैसा सूचक होता है? प्राकृतिक सूचक होता है, जिन्हें किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार अपना जो अगला प्राकृतिक सूचक है वो है अपनी हल्दी जो होती है वह भी कहाँ से प्राप्त होती है? हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो लिटमस और हल्दी जो होती है हमारी, ये कैसे सूचक होते हैं? ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। तो देखिए, लिटमस जो होता है अपना, अम्ल के अंदर कैसा होता है? लाल होता है, जबकि क्षार के अंदर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। इसी प्रकार जो हल्दी होती है अपनी, कैसी होती है? अम्ल के अंदर पीली होती है, जबकि हल्दी जो होती है प्राकृतिक रूप से भी किस प्रकार की होती है? पीली ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि हल्दी का जो रंग होता है वो अम्ल के अंदर नो चेंज होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हल्दी का कलर जो होता है वह समान रहता है। परंतु जो क्षारक होते हैं हमारे, उनके अंदर हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो आइए मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, जो कि आप कभी कभार उसका सामना भी करते हो। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी शर्ट या पैंट के ऊपर सब्जी की कुछ बूंदें गिर जाती हैं। जब हम शर्ट या पैंट को धोते हैं तो जो हमारे हल्दी लगी थी, जो हमारी सब्जी के छींटे लगे थे, वो स्थान कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। या फिर यदि आप खुद प्रैक्टिकल करना चाहो तो थोड़ी सी हल्दी लीजिए और उसमें सरफ मिलाकर हल्का पानी मिलाइए और उसको थोड़ा सा रगड़ने पर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आप इसको करके घर पे देख सकते हो। तो यह थे दोस्तों हमारे प्राकृतिक सूचक। तो हमने देखा कि प्राकृतिक सूचक क्या क्या होते हैं हमारे। लिटमस होता है और हल्दी होती है। लिटमस क्या होता है? अम्ल के अंदर तो कैसा होता है? लाल होता है, जबकि क्षारक के अंदर कैसा होता है? नीला होता है।
इसी प्रकार जो हल्दी होती है अपनी अम्ल के अंदर कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है, जबकि हल्दी नेचुरली कैसी रहती है, पीली रहती है। और क्षारक के अंदर कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। तो दोस्तों यह था हमारा प्राकृतिक सूचक। अगला देखेंगे हम कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो अब हम देखेंगे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, जिन्हें हम मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं। तो ऐसे सूचक जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक कहते हैं। जैसे कि अपने पास उदाहरण है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है अपना, यह क्या है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है और किस प्रकार का सूचक है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है। तो देखिए, जब मिथाइल ऑरेंज को अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और जबकि मिथाइल ऑरेंज को क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अपना दूसरा उदाहरण है फेनोल्फ्थालीन। फेनोल्फ्थालीन जो है यह अम्ल के संपर्क में आने से कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। किसी प्रकार का इसका कोई कलर नहीं रहता। इसी प्रकार यदि इसको क्षार के संपर्क में लाया जाए तो यह कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो यह थे अपने कृत्रिम या संश्लेषित सूचक के दो उदाहरण। आपको पता होना चाहिए कि दो उदाहरण क्या हैं। तो पहला है अपना मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है अपना फेनोल्फ्थालीन। ठीक है। तो यह थे अपने कृत्रिम या संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक। और अगला है अपना तीसरा गंधीय सूचक। तो दोस्तों गंधीय सूचक जो होते हैं वह क्या होते हैं कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती हैं उसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय जो माध्यम होता है उसमें जाने पर बदल जाती हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो दोस्तों अपने पास पहला है प्याज का रस। जो प्याज का रस होता है वह अम्ल के संपर्क में आने से कैसी गंध देता है, तीक्ष्ण गंध देता है, या हम कह सकते हैं कि तेज गंध देता है। कैसी गंध देता है, तेज गंध देता है। और जबकि प्याज का रस क्षार के संपर्क में आता है तो किसी प्रकार की कोई गंध नहीं देता। ठीक है। अगला है अपना वनीला। वनीला क्या होता है, आपने कभी वनीला आइसक्रीम खाए हो तो आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम होती है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, वनीला का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो वनीला होता है यदि उसको अम्ल के संपर्क में लाया जाए तो उसकी जो गंध होती है वह क्या रहती है, समान रहती है। जैसे पहली उसकी गंध थी उसी प्रकार की उसकी गंध रहती है, गंध परिवर्तित नहीं होती। जबकि क्षार के संपर्क में आने पर जो वनीला होता है उसकी गंध क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसके अंदर से कोई गंध नहीं आती। इसी प्रकार अपना तीसरा है लौंग का तेल। जो लौंग का तेल होता है वह अम्ल के संपर्क में आने पर उसकी जो गंध पहले थी वैसी की वैसी बनी रहती है, और जबकि क्षार के संपर्क में आने पर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती। तो दोस्तों यह थे हमारे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, जिन्हें हम मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं, और दूसरा था हमारा गंधीय सूचक। तो आपको पता होना चाहिए कि कृत्रिम सूचक के उदाहरण क्या हैं या कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं। इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि गंधीय सूचक क्या होते हैं और इसके उदाहरण क्या हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप प्रत्येक चीज़ को नोट करते हुए चलिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो यह था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने सूचकों को कंप्लीट किया। और आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे धातुओं की अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक यह वीडियो पहुंच सके। और
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।